आप सभी मीडिया पर्सनल का, फोटोग्राफर्स का स्वागत है। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं जय शारदा मैडम, न्यू एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मैडम है, नए 2020 बैच के अधिकारी हैं। साथ में सीओ जेडपी डेजिग्नेट एसडी महासी और प्रीतपाल जी जॉइंट कमिश्नर। जैसा कि आपको विदित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया इलेक्शंस का। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ये लागू होता है। उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कुछ कंपलसरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं विद द परमिशन ऑफ द ईसीआई। ये सब मॉडल कोड पे आने से पहले आपको टाइमलाइंस का बताना चाहेंगे। अधिसूचना जारी होने की तिथि जो है वो 5 सितंबर 2024 है। नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट होगा वो 12 सितंबर है। स्क्रूटनी 13 सितंबर को होगी। विड्रॉल 16 सितंबर तक है। मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने का जो समय है वो 6 अक्टूबर होगा। 6 अक्टूबर के बाद मॉडल कोड खत्म। जैसा कि आपको पता है, अपने यहाँ पर हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से एक सुरक्षित उकलाना है। आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हांसी, बरवाला, हिसार और नलवा। हमारे यहाँ पर जो टोटल इलेक्टर्स हैं एज ऑन डेट वो 13,57,489 हैं। अब की बारी जो हमारे पोलिंग बूथ हैं वो बढ़े हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 1305 थे, अब की बार 1333 हो चुके हैं, 1333 हो चुके हैं, 28 बढ़े हैं। कुछ रेशनलाइज किए गए हैं, वहीं पर एडजस्ट किए गए हैं, जैसे बढ़ाए गए हैं बूथ उसी जगह पे। 3 नेट लोकेशन 3 हुई हैं, बड़ी हैं। अभी तक हमने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं, कई सारे ऑर्डर्स जारी हो गए हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने में हमारी हेल्प करेंगे। अभी तक जो हमने मीटिंग्स की हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी मीटिंग होगी, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता दिया गया है। इसके साथ साथ आज हेड ऑफ ऑफिस की मीटिंग थी, जिसमें कि सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, हेड ऑफ ऑफिस और नोडल ऑफिसर्स, जो हमारी हिदायतें हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसके तहत उन्होंने सजेस्टेड 16 नोडल ऑफिसर्स बताए हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। वो प्री इलेक्शन या कहें प्री पोल, पोल डे एंड आफ्टर द पोल काम करते हैं। उसमें विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं। एक्चुअल वोटिंग से पहले की जो अरेंजमेंट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल पुलिस जो आती है, दूसरे स्टेट्स की आर्म पुलिस आती है, उनके लिए अरेंजमेंट्स का स्टे है, जैसे एसपी साहब देखते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे हम लोग सोच रहे हैं, जो पिछली बारी हमारे साथ एक चैलेंज रहा था, वोटिंग थोड़ी कम हुई थी, और उसका मुख्यतः कारण जो सामने आया था वो ये था कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे अपने ज़िले में, आपको पता है। अब मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको पता भी है फिर भी एक बार बताना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन के साथ ही शुरू हो जाती हैं, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में वो हमने काम करने हैं। 24 घंटे में जैसे जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसमें से जो गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या किसी दूसरे और स्टेट के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनके फोटोज नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उनको ढक दें। इसमें नेशनल लीडर्स इंडिपेंडेंस के दौरान रहे हैं या जिनका डिमाइस हो चुका है,
उनको नहीं ढकना है, लेकिन रीसेंट डिमाइस जो कि पॉलिटिकल सिनेरियो को अफेक्ट कर सकते हैं, इलेक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको ढकना है। 48 घंटे में पब्लिक प्लेस, 24 घंटे में तो विद इन ऑफिस हटाना है जो एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई गवर्नमेंट की विद इन स्कीम्स की। लेकिन इस स्कीम में जो स्कीम्स न्यूट्रल है, बिना नाम के, बिना फोटोज के, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, तो वो पैम्फलेट्स अलाउड हैं। जो नेशनल स्कीम्स हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि वो अपॉलिटिकल नेचर की हैं। जो हमने ऑफिसर्स से बातचीत किया है, मैं एक्सक्यूज मी, अधिकारियों कर्मचारियों को जो भी चुनावी प्रक्रिया में लगे हैं या नहीं भी लगे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिसमें बोर्ड कॉर्पोरेशंस के एम्प्लॉयज भी होंगे, उनको कहा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ना लें। इसके साथ साथ उनको कहा गया है स्टेशन मेंटेन करें और जो ड्यूटी उनको दी गई है उस ड्यूटी का पूरा निर्वहन करें, नियमानुसार कार्रवाई करें जो भी उनको कार्य दिया जाता है। जो मॉडल कोड में जो हमारा रेस्ट हाउसेज हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि भाई अगर कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व पाया जाता है, साक्ष्य आते हैं, तो तुरंत कार्रवाई होगी। किसी कोई ढिलाई ना बरते, इस बात में यूँ सोचे कि माफ़ी मांगने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा। इसके साथ साथ लेटर जारी कर दिए गए हैं ऑफिसर्स को, इंजीनियरिंग विंग्स को, जो काम सिविल वर्क्स हो या और कोई वर्क्स हो, उसमें सिविल वर्क्स में जो एक्चुअली वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, वो काम शुरू नहीं हो सकता अभी। वर्क ऑर्डर नए जारी नहीं हो सकते अभी। अगर कोई ऐसा काम है जो इमरजेंसी नेचर का है, जो हमें करवाना है, तो वो ईसीआई की परमिशन से ही हो सकता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो किसानों को मुआवजा दिया जाता है, उसमें प्री डिसाइडेड बेनिफिशियरी, प्री डिसाइडेड रेट्स ये दिया जा सकता है। डिजास्टर का पार्ट है वो सब्सिडी नहीं है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल के जैसे सफाई के टेंडर, वो एसेंशियल सर्विस में है, वो हमारे विभागों की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हैं और ईसीआई से अप्रूव्ड हैं, वो काम हमें करने हैं, उसी तरह से करने हैं। हमें वर्क फोर्स का इस डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 5500 का एक्टिव वर्क फोर्स हमें चाहिएगा, वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। इलेक्शंस के लिए जितना मशीन्स हमें चाहिए वो हम डेटा आपको दे भी देंगे, एग्जैक्टली डेटा हमारे पास है, वो हमारे पास है। फर्स्ट लेवल चेक कंप्लीट हो चुका है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है आगे काम करने के लिए ईसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, हर एक अधिकारी कर्मचारी ईसीआई की डेपुटेशन पे हो जाते हैं, तो जो जो हिदायतें ईसीआई की तरफ से आएंगी उनको फॉलो किया जाएगा। हम लोगों ने पहले 3 दिन में अभी कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, उसमें एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम कहते हैं, जिसके तहत ये जांचा जाता है कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, जिनको मतलब अफेक्ट किया जा सकता है, डरा धमका के उनसे वोट करना या वोट ना करने देना। इस तरह की पॉपुलेशंस को हमने ट्रेस करना है, गीटोज हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया हो। दूसरा, जो लोग ट्रबल कर रहे हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन सेक्टर ऑफिसर्स के माध्यम से। ऐसे 103 सेक्टर ऑफिसर लास्ट इलेक्शन में थे, लेकिन क्योंकि बूथ बड़े हैं तो फिर 3 सेक्टर ऑफिसर और लगाने पड़ेंगे। 106 ऑफिसर्स को लगाया जाएगा, जो जाकर वहाँ उनको परफॉर्मांस हैं, फॉर्म नंबर्स हैं VM 1 2, 3 दिन में वो हमें देंगे। हम उनको 3 दिन में डॉक्यूमेंट्स वो देंगे, 3 दिन में असेसमेंट करके फिर आगे प्रोसेस 5 दिन में हमारे पास आएगा आरओ के माध्यम से। हमारे पास 7 आरओ लगने हैं। अभी हमारे पास पोस्टिंग्स हो गई हैं, ऑफिसर्स ज्वाइन कर लेंगे, जैसे एडीसी मैडम ने ज्वाइन कर लिया है, और भी ऑफिसर्स हैं, कुछ यहाँ से जाएंगे भी, तो 1-2 दिन में वो सेटल हो जाएगा।
इसके अलावा हमें कोई ऐसा चैलेंज लगता नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब जिसके लिए तैयारी ना हो। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, जैसे लास्ट इलेक्शन में एक केस रजिस्टर हुआ था नारनौल में, वो उसमें कार्रवाई चल रही है अभी। दोनों एसपी साहिबान के साथ डिस्कशन हो चुके हैं, सुबह मीटिंग्स भी हमने ली हैं। इवनिंग में कल सुबह सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हमने रखी है, जो हमने उनसे वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई। पहले 3 दिन में हमने उनको डेटा देना, फिर 5 दिन में वो हमें भेज देंगे, और टोटल 7वें दिन तक हमने सीओ को भेजना, और सीओ फिर आके ईसीआई को भेज देंगे। हमने जो लास्ट टाइम होम वोटिंग करवाया था उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। बुजुर्ग लोग, खासकर जो दिव्यांग थे लोग, तो उन लोगों पे अब की बारी भी फोकस रहेगा कमीशन की तरफ से भी। इंक्लूसिव होना चाहिए इलेक्शन, थर्ड जेंडर के भी जो लोग हैं वो भी वोट करें, सब लोग वोट करें और इलेक्शंस में अपना पार्टिसिपेशन कराएं। स्वीप एक्टिविटीज़ के नोडल ऑफिसर ईसीआई की तरफ से निर्धारित है, वो एडीसी होते हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो नॉमिनेशंस लेंगे, वो प्लेस ऑफ नोटिफिकेशन, वो जो अपना नोटिफिकेशन करेंगे हम तब जारी करेंगे। लेकिन फिर भी जो अभी तक डिस्कशन हुआ है, तीनों एसडीएम्स अपने ऑफिस में, हांसी रेदर 4 ऑफिसर्स, हांसी, बरवाला, नारनौंद और हिसार, डीडीपीओ साहब, एडीसी मैडम जहां लेंगे हम बताएंगे, उकलाना का भी। ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि किसी भी तरह की ढिलाई ना रखें, मेंटली भी स्ट्रांग रहें और फिजिकली भी स्ट्रांग रहें, कि ये नहीं कि एक्सक्यूज प्लीज, पीछे आवाज आ रही है शायद, कोई बात करें। आप लोग कुछ क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक को कहते हैं, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं, एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो ऐसे 245 हमारे पास हैं, 245 है, तो वो स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें मैंडेटरी हैं कुछ चीज़ें वो करनी है। ईसीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि 50% ऑफ द जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे आप वेबकास्टिंग करेंगे। लेकिन हरियाणा ने एक अच्छी पहल की थी, 100 की 100% पे किया था, तो एक तो ये करना है हमने। दूसरा बात है वहाँ पर सीपीएफ हो गया, सेंट्रल पुलिस फोर्स होगी। अगला है वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, तो ये ध्यान रखा जाएगा। और अगली बात ये कि एक और विधि होती है जिसको हम वरी लिस्ट कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी शेयर करती हैं। आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उनके माध्यम से हमने उनको बता भी दिया है। और ये तो वो हो गया जो हमारी तैयारी। इसके साथ साथ जो इलेक्शन में ऑब्जर्वर्स आएंगे हमारे पास, वो लोग भी, पुलिस ऑब्जर्वर भी आएंगे, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आए। जब आपने कहा कि जैसे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस, तो वो क्रिटिकलिटी कई तरह से है। क्रिटिकलिटी लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी है, क्रिटिकलिटी वल्नरेबल मैपिंग की वजह से भी है कि वोटिंग किसी को जबरदस्ती कहा जा रहा है वो डालो एक तरह से, और रोका जा रहा है, वो भी हो गया। तीसरी जो सेंसिटिविटी होती है, क्रिटिकलिटी है, वो एक्सपेंडिचर के उससे, कि भाई कहीं पर पैसा वगैरह ऐसा इन्फ्लुएंस करने का प्रोसीजर किया जा रहा हो। ये 85 अगर कोई चेंजेस होंगे इसमें, जैसे हमारे ईसीआई ने रिव्यू किया तैयारियों का, और हिसार डिस्ट्रिक्ट का सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू था, लॉ एंड ऑर्डर का भी। हमारा जो सजेशन ये था कि उन गाइडलाइंस को और अगर हो सके तो और इम्प्रूव किया जाए। जैसे मैंने ये सजेशन दिया था कि जो बैग्स में लाते हैं हम, जैसे हमने तो अपनी तरफ से ही थोड़ा एक सिक्योरिटी बढ़ाते हुए एल्यूमिनियम के बॉक्स बनाए, खुद ही सील करके लेके गए थे, उन्होंने डाला और वो हमने दोबारा यूज नहीं, वो रख दिया, अगले दिन नया बॉक्स लेके गए। तो 1-2 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा आया था, बैग में डाला तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि जी ये तो सील नहीं है। तो उस तरह की चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट में 100 साल से ज्यादा कितने मतलब मैं डेटा देता अभी वोटिंग कम होने का भी कारण रहा, लेकिन अब की बार वोटिंग बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया? अब की बारी जैसे बताया, स्वीप एक्टिविटीज के माध्यम से ही मोटिवेट किया जाएगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा जाएगा, क्योंकि देखिए एक बड़ा माध्यम रहता है पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहना कि
आप भी वोटिंग बढ़वाइए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बड़ा अहम योगदान रहता है। और कहीं ऐसी दुविधा हो, आप भी अगर मान लीजिए, वैसे तो देखिए 14 डेज टू पोल चेंज हो सकते हैं, पोलिंग स्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन पिछली बारी भी इफ यू रिमेंबर हांसी में हमने पुराने रेस्ट हाउस जो है नए के साथ बना, उसमें था एक वहाँ पर जाट समाज की धर्मशाला उसके अंदर था, जैसे तो हम चेंज करा के वो हमने संस्कृति स्कूल है उसमें लेके गए थे। अब की बारी कोई ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन नहीं बनाएगा, वो तब बनते जब 15 से ज़्यादा वोटर्स हों, तो वो हमने रेशनलाइज पहले ही कर लिया, फैक्टरिंग कर ली वो चीज़ें, तभी ये बूथ भी बढ़े। और कोई ऐसी चीज़ होगी तो समय समय पर उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। कोई और बात नहीं, किसी से पूछे भी वोट क्यों नहीं डाला, तो वो वाली बात है, लेकिन उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। जो हमें डेट्स मिली हैं हम उस पर इलेक्शंस कराते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब की बारी मैं रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होऊंगा तो एसडीओ और ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे। पिछली बार पोलिंग स्टेशन काफी सुंदर नजर आ रहे थे कहीं के। हाँ जी, क्या आपकी बार भी वोटर्स को लुभाएंगे? हाँ जी, 7 पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा में एक है, लेकिन जैसा अगर कहीं पर कम होगा तो हम दो भी कर देंगे, वो हमारे ऊपर है कि कितने करने, मिनिमम एक करना होता है, मॉडल पोलिंग स्टेशंस कहते हैं हमको। और बाकी कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखा जाएगा। आपके माध्यम से भी जो इनपुट्स आएंगे, आप देते हैं इनपुट्स, बिलीव मी, सभी मीडिया पर्सनल यहाँ पर बहुत ही अच्छे, सजग और विजिलेंट हैं। आती है खबर हमारे पास कि जी देखो ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो हम उसको ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपका भी बहुत अहम योगदान है। पिछली बारी भी दैनिक जागरण ने किया रहा, जैसे नव भारत, अमर उजाला ने किया, जैसे जो स्वीप की एक्टिविटीज़ है आपका भी उसमें रोल है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी सभी जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट डालें। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो ईसीआई की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी ईसीआई के पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, हमारे ऑफिस में आ जाए, जिला निर्वाचन कार्यालय में आ जाए, हम उनको बता दें। सीबीसी लैब कब से शुरू हो जाएगा? आज से ही शुरू है जी। 24/7 मॉनिटरिंग सेल हमें बनानी है, 24 घंटे के अंदर हमने एक्टिवेट करनी है वो मॉनिटरिंग सेल। सर अचार संहिता लगने के बाद जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है नेगेटिव, तो उसके लिए कंप्लेंट कहाँ पर? ये बताया जाए। सर कोई शिकायत करने के लिए कोई नंबर वगैरह प्रोवाइड जिसमें आम आदमी वो चीज़ है, देखो माध्यम तो कई होते हैं, डायरेक्ट भी मिल जाए, लेकिन पकड़ा गया था, कोई सीजर रिपोर्ट दीजिए। वापस लेने नहीं आए। दिव्यांग में भी जैसे फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं, जिनको ऑर्थोपेडिक का है, थोड़ा सा जो हमारा एक विधि होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड का है, फॉर्म 14A भर के और वो दे के और अपना काम करवा सकते हैं वहाँ पर लोगों के साथ जाके। सर्विस वोटर्स के भी हमारे ETPBS का है, अब की बारी सेंट्रलाइज नहीं होगी ETPBS का। कैश का हमारा 26 लाख रुपए का रहा था और 16,102 लीटर का लिक्कर का रहा था। ये बहुत ही एवरेज साहब की बारी फोकस रहेगा। ECI की गाइडलाइंस भी हमारी यही थी कि वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे यमुनानगर है, जो सेंसिटिव है इस पर्पज़ के लिए कि वहाँ से और कहीं भी ट्रांजिट रूट है वो, तो उसके लिए भी यमुनानगर वाले ऑफिसर्स को ज़्यादा उस तरह से कहा गया। ठीक है जी। और कहूँगा आपको, जैसे हमारा भी एक्सपीरियंस ये बना, हम जब पोस्ट इलेक्शन एनालाइज कर रहे थे, कुछ ऑफिसर्स हमारे नए थे। हमारे पिछली बारी 4 RO 7 में से नए थे, जो एज में मतलब RO तो 9 विधानसभाएं देख रहे थे। कुछ एक्टिविटीज़ हमने पैरेलल में करनी होती। मैं भी ARO रहा हूँ लास्ट MP इलेक्शन में 19 में, तो कुछ ऑफिसर्स को वो रिव्यू भी किया गया, कुछ स्टाफ भी नया था, आपने देखा क्लर्क्स की नई भर्ती हुई थी। हमारे ग्रुप डी ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, जो नए लोग आए थे। तो अब की बारी ट्रेनिंग पे और ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इवन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पे भी। पिछली बारी तो ये था ना, उनको ARO थे, अब की बारी उनको कह दिया गया बिल्कुल आप पढ़ेंगे अच्छे से, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि जो RO हैंडबुक है वो तो सेम है, फॉर्म्स का नंबर चेंज, कुछ फॉर्म्स का ही नंबर, नॉमिनेशन फॉर्म का नंबर जैसे चेंज हो जाएगा, काउंटिंग एजेंट,
इलेक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, सारा प्रोसीजर सेम। रियल टाइम हमें वो रिजल्ट हाँ, एक एक्सपेक्टेड है जो हमें ईसीआई ने बताया था, ऑनरेबल कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर ने बताया था श्री राजीव कुमार जी ने, कि अब की बारी हो सकता है वोटर टर्नआउट फॉर्म करके एक नया फॉर्म आएगा, वो आने वाला है नोटिफिकेशन। जो अपडेशन लास्ट डे वाला होता है ना काउंटिंग का, कि जी लास्ट में अपडेट किया एंड ऑफ द पोल का आपने, और फाइनल जो टर्नआउट दिया आपने, वो काफ़ी डिफरेंस होता है क्योंकि वो अपडेट नहीं करते हैं टाइम से। एंड ऑफ द पोल मतलब 7 बजे का डेटा होगा और फिर फाइनल डेटा भाई अब एंड हो चुकी है, एंड ऑफ द डे वाला डेटा और एंड ऑफ द पोल काफ़ी वेरिएशन आ जाती है। तो वो उसको रिफाइन करने के लिए हो सकता है ये आए, तो उससे जो आप बात कह रहे हैं ना आपको नहीं मिल पाता है, तो वो बिल्कुल उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और लोकसभा में काफी बदलाव आया था, तो नेक्स्ट डे अलग था और फर्स्ट डे एक्चुअली यही रीजन था। तो ये है कि जो हमारे जो सबसे बड़े इसमें पार्टनर हो सकते हैं हमारी बात पहुंचाने के लिए, नागरिकों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, और जो गलत काम करने की सोच रहे हैं उनको भी, कि कोई ऐसा माध्यम नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम है, आपको भी पता है। हाँ, ये तो हो सकता है कोई एम्प्लॉय है, कोई वो है, किसी पॉलिटिकल उसके सामने दिख गया, उनके साथ कैंपेनिंग का वो केसेस आते भी कहीं कहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अपने माध्यम से डेटा ही चेंज कर दे। उसमें और पारदर्शिता और स्पीड से दिखाने के लिए डेटा, ये वाला इंटरवेंशन आएगा जिसको वोटर टर्नआउट फॉर्म कहा जा सकता है, जिसमें फॉर्म 17C का पार्ट 1 का डेटा 17A से वेरिफिकेशन होके वो उसमें भरा जाएगा। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक कहा गया है कि जो नया फॉर्म आने वाला है उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी कराई जाए स्टाफ की, हमारे पास जितना ट्रेंड स्टाफ होगा, जितना मोटिवेटेड स्टाफ होगा अपने काम करने के लिए, तो वो सही रहेगा। पिछले इलेक्शन में भी शालिनी मैडम थे, उन्होंने छोटे छोटे बैचेज में ट्रेनिंग कराया, जैसे वो काफ़ी अच्छा रहा था हमारे लिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा, इतनी गर्मी हो लेकिन वो AC में बढ़िया यूनिवर्सिटी के उसमें रहा। तो उम्मीद करते हैं हम अब की बारी भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक बार ये रीएडजस्टमेंट्स हो जाएं, जैसे पोस्टिंग्स हुई ना ऑफिसर्स की, उसके बाद नोडल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एंड और कल तो कुछ ट्रेनिंग्स तो मैं DO, मैं तहसीलदार साहब, प्रीतपाल जी, जॉइंट कमिश्नर, जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं हमारे, कुलभूषण जी हो गए, हम करा देंगे। वल्नरेबिलिटी मैपिंग की पिछली बारी भी मैंने खुद कराई थी, अब की बारी भी मैं खुद ही कराना चाहूँगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इससे हमारा बेसिक डेटा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या आप भी बताएंगे जी ये क्रिटिकल चीज़ है, अब जैसे खरड़ हो गया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है थोड़ा वहाँ पर, तो ये हमारे उसमें आ जाता है फोकस में, ये बात है। ठीक है जी, हैप्पी कार्ड है वो, हैप्पी कार्ड का, हाँ वो बिना, मैंने अभी ऑफिसर से बात किया, हाँ वो नहीं, उन्होंने वो बिना एनवलप के वो दे सकते हैं उनको कार्ड को, जो एनवलप है ना उस पे फोटो है, अभी बात हुई हमारी उनसे, जो एनवलप है ना कार्ड का उस पे फोटो है प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो नहीं होगा तो अंदर का जो कार्ड है उस पे किसी का फोटो नहीं, वो कार्ड देने। मैंने बताया ना, प्री डिसाइडेड बेनिफिशियरी, प्री डिसाइडेड रेट्स कंटिन्यू रहेंगे, जैसे नरेगा के काम पहले से सैंक्शनड है वो चलते रहेंगे, बेनिफिशियरी नए नहीं जुड़ेंगे किसी भी उसमें। ये कहाँ चल रहे हैं धरना प्रदर्शन, कहाँ है वो, तो चले गए ना शायद अगर किसी का नहीं मिला होगा, वैसे हमने सबका दे दिया, नहीं मिला होगा तो दे देंगे उनका भी। और दूसरा रूल ये है कि जी जो हमारे डेटा है ना, जो इसका ड्यूटीज देने का, पहले हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगाएंगे, हमारे पास सफिशिएंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एग्जाम्पशंस भी काफ़ी मांगते हैं, जो वैलिड रीजंस होंगे एग्जाम्पशन दे देंगे।